नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका। मैं हिमांशु यादव हाजिर लेकर आज आपके समक्ष स्वतंत्र भारत का आज़ादी के बाद बनाया गया पहला कैबिनेट यानी कि मंत्रिमंडल। दरअसल पहला मंत्रिमंडल बना कैसे, इसकी कहानी आप समझ लीजिएगा। बहुत ही बेसिक है। हमारे देश में अंग्रेजों का शासन था। अंग्रेजों में प्रमुख कौन होता था? वहाँ के राजा, और राजा के अधीन काम करने वाली वहाँ की मंत्री परिषद। एक अपर हाउस होता है, एक लोअर हाउस होता है, और इन दोनों का हेड आप वहाँ का काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जिसे प्रधानमंत्री के नाम से जानते हैं। भारत में भी आज़ादी के बाद हमने उन्हीं के मॉडल को अपनाना था। हमारे देश में भी एक अपर हाउस उच्च सदन, एक लोअर हाउस निम्न सदन होना था। यानी कि हम कह सकते हैं कि भारत में भी लोकसभा, राज्यसभा, संसद और एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का निर्माण होना था। हमारे देश में जो आज़ादी मिली वो कैसे मिली? 1945 में जब हिरोशिमा नागासाकी में परमाणु बम गिराया गया, उसके बाद अंग्रेजों को विजय मिली 15 अगस्त को। इसके बाद अंग्रेजों के यहाँ सरकार बदली, लेबर पार्टी आई, और उन लोगों ने खर्चों को देखते हुए खर्चे कम करने के लिए जितनी भी कॉलोनी थी उनको आज़ाद करने का क्रम शुरू किया। इसी क्रम में फरवरी 1947 में अंग्रेजों के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने घोषणा की, हम भारत को आज़ाद कर रहे हैं। और इसी क्रम में उन्होंने भारत एक व्यक्ति को भेजा, लॉर्ड माउंटबेटन को। लॉर्ड माउंटबेटन आए, आने के साथ इन्होंने ढेर सारी मीटिंग की, देसी रियासतों के साथ और कांग्रेस के साथ, मुस्लिम लीग के साथ, जितनी भी पार्टियां थी सबके साथ अलग अलग मीटिंग की। और सबसे मीटिंग करने के बाद 3 जून का एक प्लान बनाया, जिसे प्लान बाल्कनाइजेशन या डिकी बर्ड प्लान या भारत के बंटवारे का प्लान, भारत की आज़ादी का प्लान, माउंटबेटन प्लान, जो भी आप कहें, अन्य नामों से जाना जाता है। इस प्लान में कहा गया कि हम भारत और पाकिस्तान को आज़ाद कर रहे हैं। जो देश भारत में शामिल होना चाहते भारत में शामिल हो जाएं, जो पाकिस्तान में शामिल होना चाहते पाकिस्तान में शामिल हो जाएं, और जो स्वतंत्र रहना चाहते वो फ्री रहे, इन दोनों में शामिल ना हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। हाँ, लॉर्ड माउंटबेटन ने यह भी कहा कि मैं सबको आग्रह करता हूं कि आप भारत में शामिल हो जाइए, ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो इस तरह से आज़ादी के लिए उन्होंने इस माउंटबेटन प्लान को बनाया, और इस प्लान को सभी देसी रियासतों को दे दिया गया, जो कि 562 थी, और उन देसी रियासतों ने साइन भी कर दिया। और लगभग 560 के आसपास, 562 कुछ किताबों में मिलता, कुछ में 552, वो भारत में शामिल भी हो गए। और ये जो प्रस्ताव बनाया था लॉर्ड माउंटबेटन ने, क्योंकि लॉर्ड माउंटबेटन कोई प्रधानमंत्री नहीं थे, कोई सरकार नहीं थे, उनके एक प्रतिनिधि के रूप में काम करते थे। तो अंग्रेजों के देश में भी एक नियम पारित होना चाहिए, इसलिए अंग्रेजों की संसद में, ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक एक्ट पास हुआ, जिसका नाम रखा गया इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम साल 1947। और यह अधिनियम पास कब हुआ? यह अधिनियम पास होता है 18 जुलाई 1947, जिसे लागू होना था 14 अगस्त और 15 अगस्त को। 14 अगस्त को पाकिस्तान आज़ाद होता है, 15 अगस्त को भारत आज़ाद होता है, दोनों मध्य रात्रि में आज़ाद होते हैं। और जैसे ही भारत आज़ाद होगा, तो चूंकि भारत का सपना था और संविधान सभा का निर्माण भी चल रहा था, और ये बिल्कुल पक्का था कि हम भारत में डेमोक्रेसी लाएंगे, जनता अपने राजा का चुनाव करेगी। और अगर हम थोड़ा सा देखें तो इस समय साल 1946 में एक बार चुनाव किए जा चुके थे। हालांकि पूरी जनता शामिल नहीं हुई, लेकिन फिर भी काफी हद तक चुने गए प्रतिनिधियों के द्वारा ही हमारी संविधान सभा का निर्माण किया गया था। कुछ संविधान सभा के सदस्य पाकिस्तान चले जाएंगे, पाकिस्तान के संविधान का निर्माण करेंगे। बाकी के जो 299 सदस्य बचेंगे, वे लोग भारत के संविधान का निर्माण करेंगे। यही 299 सदस्यों में से कुछ लोगों को भारत के मंत्रिमंडल का दायित्व सौंपा गया। उनमें से कुछ लोगों को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया। उनमें से प्रमुख थे आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिन्हें भारत का अब प्रधानमंत्री बनाया गया। याद रखेंगे, प्रधानमंत्री सरकार का होता है, राष्ट्रपति देश का होता है। तो 1947 15 अगस्त को हमारी सरकार बनी, यानी कि भारत की सरकार बनी, और उस सरकार यानी कि इंडियन गवर्नमेंट के हेड बने पंडित जवाहरलाल नेहरू। मंत्री परिषद बन गई, और चूंकि हमारे देश में संसद का कॉन्सेप्ट है, तो इसलिए अब जो संविधान सभा थी उसी को एक और काम दे दिया गया कि संविधान निर्माण के साथ साथ आप हमारे देश के लिए कानून बनाने का भी काम करेंगे। तो 1947, 48, 49, 50, 51 तक हमारे देश की संसद के रूप में काम करती है हमारी संसद, यानी संविधान सभा। इस संविधान सभा में जब संविधान के निर्माण के लिए बैठक होगी, तो इसके अध्यक्ष होंगे राजेंद्र प्रसाद, और जब कानून निर्माण से संबंधित चर्चा होगी, कानून निर्माण के बारे में बैठक होगी, तो उसके अध्यक्ष होंगे गणेश वासुदेव मावलंकर, यानी कि जीवी मावलंकर। तो दरअसल हमारी ये जो कैबिनेट बनी, जो हमारा पहला मंत्रिमंडल बना, उसके सदस्यों के कौन कौन लोग, कौन कौन सा डिपार्टमेंट, जिसे अब मंत्रालय कहा जाएगा, कौन कौन से मंत्रालय प्राप्त हुए, इसके बारे में आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आएगा। कुछ टर्म्स हैं जो आपको याद रखने चाहिए, और बहुत सारी चीजें मैंने आपको बता दी। आइएगा हम डिस्कस करते हैं इस सेगमेंट में कि हमारे पास कौन कौन से मंत्रालय, किनके पास मंत्रालय मौजूद थे। जैसे जवाहरलाल नेहरू जी के पास, जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के क्या बन गए थे? प्रधानमंत्री। कलर चेंज कर लेता हूं, थोड़ा सा येलो कलर ले लेता हूं।
जवाहरलाल नेहरू जी के पास कौन सा डिपार्टमेंट था? भारत के प्रधानमंत्री थे। पहले प्रधानमंत्री कब बने? 15 अगस्त के दिन बन गए थे 1947 में। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो कि हमारे देश के अभी क्या थे, इससे पहले गृह मंत्रालय उनके पास था, अभी भी इनके पास सूचना प्रसारण मंत्रालय इनके पास रहने वाला है। राजेंद्र प्रसाद की अगर हम बात करें तो ये आपके 15 जनवरी 1947 तक, क्योंकि 26 जनवरी को देश के राष्ट्रपति बन जाएंगे, तो इससे पहले 25 जनवरी से पहले तक इनके पास खाद्य एवं कृषि का डिपार्टमेंट रहेगा, जो कि आपके जो अंतरिम सरकार थी उसमें भी इनके पास यही डिपार्टमेंट था। अब वो मंत्रालय बदल जाएगा। वर्तमान में 53 मंत्रालय हैं भारत में। अब बात करें मौलाना अबुल कलाम आजाद जी को शिक्षा, और अबुल कलाम आजाद को शिक्षा का प्रणेता भी भारत में माना जाता है। फिर इसके बाद जान मथाई जी का नंबर आया, रेलवे एवं परिवहन डिपार्टमेंट जान मथाई जी के पास आ गया, और षणमुखम चेट्टी जी के पास आ गया, जो कि लियाकत जी के पास पहले था, वो अब किसके पास आ गया? वित्त का विभाग षणमुखम चेट्टी के पास। और आपने सुना भी होगा कि साल 1947 का पहला बजट पेश करने वाले व्यक्ति कौन थे? ये क्वेश्चन आपका आता है। फिर इसके बाद बाबा साहब बी आर अम्बेडकर जी के पास लॉ यानी कि विधि मंत्रालय आ गया। जगजीवन राम जी के पास पहले भी श्रम मंत्रालय था, इनके पास अभी भी लेबर मिनिस्ट्री रहने वाली है। आगे बात करें हम राजकुमारी अमृत कौर, इन्हीं के नाम से आपका जो एम्स है, उस एम्स में एक डिपार्टमेंट है ओपीडी, जो कि इन्हीं के नाम से चलता है, राजकुमारी अमृत कौर ओपीडी। यानी कि अगर आप दिल्ली के एम्स में आएंगे तो इन्हीं के नाम का है। दरअसल 1956 के बाद एम्स का निर्माण भारत में शुरू होता है, और ये चूंकि पहली भारत की क्या थी? स्वास्थ्य महिला थी। और आपको ये भी याद रखना, पहली महिला जिसे केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किया गया राजकुमारी अमृत कौर जी थी, और ये किससे संबंधित थी? हेल्थ से संबंधित थी। आगे बात करें CH भाभा वाणिज्य से संबंधित थे, और रफ़ी अहमद किदवई जी संचार के पास थे, और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के पास उद्योग एवं आपूर्ति डिपार्टमेंट था। बाकी के जो सदस्य पहले वाले थे वो पाकिस्तान जा चुके, और VN गाडगिल जी के पास खान एवं ऊर्जा मिनिस्ट्री इनके पास मौजूद थी। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरी बातें आपको समझ में आई होंगी। आज के लिए मुझे आज्ञा दीजिएगा। फिर से एक शानदार सेशन में मैं आपसे मुलाकात करूंगा। भरोसा रखिए मेरा, आज़ादी मिली है, सबकी मेहनत से मिली है। हर व्यक्ति ने मेहनत की, एक केवल मुद्दा नहीं था जिससे भारत को आज़ादी मिली हो, लाखों चीज़ें थी जिनकी वजह से भारत को आज़ादी मिली। तो फिलहाल आज़ादी को यूं ही व्यर्थ ना जाने दें। जो भी आज़ादी आपके पास है उसका सदुपयोग करें, पढ़ाई करें मन लगा के, और अपना सिलेक्शन लें। हमें भी साथ रखें, अपनी शादी में ज़रूर बुलाइएगा सिलेक्शन के बाद। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड टेक केयर।